आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? जी हाँ, सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल भारत के कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल। और बात करें सूर्यकोटदा की खोज की, तो वर्ष 1964 में सूर्यकोटदा की खोज की गई थी। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ, भगवान महावीर का जन्म भारत के कौन से राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? किनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें मेगास्थनीज का, तो ग्रीक का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिए। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जी हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद को निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां के शासनकाल को व्यापक रूप से मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल को व्यापक रूप से मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जी हाँ, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें किसके बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध? तो मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वर्ष 1761 में। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। बात करिए 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले अगला प्रश्न का, तो आज का 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो आत्मविश्वास खोने पर वह भंग कर सकता है कौन? राज्य के राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। तो आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान के भाग डैश में दिए गए हैं। जी हाँ, आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन का प्रावधान दिए गए हैं। तो आप अनुच्छेद भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा
उधार लेने से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है निम्नलिखित में से जो भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 292। जी हाँ, अनुच्छेद 292 जो है भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? जी हाँ, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक डैश किलोमीटर की दूरी है? जी हाँ, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी किलोमीटर की दूरी है? तो 3214 किलोमीटर की दूरी है भारत की उत्तर से दक्षिण। और बात करें पूर्व से पश्चिम का, तो 2933 किलोमीटर है। और बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई का, तो 15200 है। वहीं बात करें तटीय रेखा की, तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? जी हाँ, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है निम्नलिखित में से कौन से भारत के राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम राज्य में स्थित है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर। और बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा जो है भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है, यानी दो समान भागों में विभाजित करती है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। और बात करें मध्य प्रदेश राज्य का, तो इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, हैदराबाद शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो चार मीनार हैदराबाद में है जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर। और चार मीनार हैदराबाद में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। 16 नंबर प्रश्न का, तो महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा रचित किया गया था? जी हाँ, महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा रचित किया गया था? तो एच लीवेनेस्टियन के द्वारा महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास सिद्धांत को अर्थशास्त्री एच लिविंगस्टन के द्वारा रचित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर ले अधिक जानकारी की, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने भी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं गिना जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को नहीं गिना जाता है, नहीं गिनती की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महिलाओं द्वारा किया गया घरेलू कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में गिनती नहीं की जाती है। और वहीं बात करें ऑप्शन ए का, तो कृषि उपज की बिक्री।
शिक्षण संस्थानों में कार्य करना, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग में काम करना, ये सभी की गिनती राष्ट्रीय आय की गणना में की जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? जी हाँ, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था जीएसटी को। बात करिए 20 नंबर प्रश्न का, तो किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का, तो वर्ष 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गिल यानी गलफारे होते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गिल यानी गलफारे होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस। जी हाँ, ऑक्टोपस जो श्वास लेते हैं किसके द्वारा? गिल यानी गलफारे के द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो जीवन की मूल इकाई डैश है? जी हाँ, जीवन की मूल इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो सेल यानी उत्इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। लेकिन उससे पहले साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो स्टेपीडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो स्टेपीडियस जो है शरीर की सबसे छोटी कंकाल की मांसपेशी है। बात कर ले आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? जी हाँ, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इंसुलिन जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो रुधिर प्लेटलेट्स डैश स्रोत है? जी हाँ, रुधिर प्लेटलेट्स जो है निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ca+2 आयन का स्रोत है रुधिर प्लेटलेट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को। तो दूध एक डैश है? जी हाँ, दूध निम्नलिखित में से क्या है? शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण है, तत्व है या परमाणु है? यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण है। जी हाँ, दूध एक मिश्रण है। अब क्यों? क्योंकि दूध में जो मिला होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसलिए दूध एक मिश्रण है। आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का जो उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ, मीथेन अणु में निम्नलिखित में से कितने परमाणु होते हैं? तो 5। जी हाँ, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें मीथेन का रासायनिक सूत्र का, तो CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो परम ताप किस नियम का परिणाम है? जी हाँ, परम ताप जो है निम्नलिखित में से किस नियम का परिणाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स के नियम का परिणाम है परम ताप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित खनिजों में से किसे भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरा हीरे के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट को भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉकेट जो है रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को। तो कुछ मशीनों में तेल को संनेहक के रूप में उपयोग करना उचित क्यों नहीं है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ मशीनों में तेल को संनेहक के रूप में उपयोग करना क्यों उचित नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी तेल का मशीन के कुछ हिस्सों में रिसाव हो जाता है, जिससे काम करने की अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कुछ मशीनों में तेल को संनेहक के रूप में उपयोग करना उचित नहीं माना जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और बात कर ले आज का 33 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महासागर जो है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो यह अपनी प्राकृतिक तरल प्रकृति, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण स्थिर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 34 नंबर प्रश्न का, तो भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? जी हाँ, भूमंडलीय तापमान जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं, बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो जीव विज्ञान में एक स्पंज क्या है? जी हाँ, जीव विज्ञान में एक स्पंज जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जंतु। जी हाँ, जीव विज्ञान में एक स्पंज जो है क्या है? एक जंतु है। और बात करें स्पंज का, तो एक प्रजाति है जो एनीमेलिया जगत के अंतर्गत पोरीफेरा संघ से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? जी हाँ, लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस के बारे में गलत लिखा हुआ है, गलत बताया गया है? ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ये जो कथन है ये गलत लिखा हुआ है। बात करें ऑप्शन ए का, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, ये बिल्कुल सही है। ठोस कठोर होते हैं, ये भी सही है। ठोस लगभग असंगत होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ठोस के बारे में गलत लिखी हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न को। तो मानव में प्रथम कशेरुका कहलाती है? जी हाँ, मानव में प्रथम कशेरुका जो है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो एटलस कहलाती है मानव में प्रथम कशेरुका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर ले आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो क्षारीय विलयन में हल्दी डैश रंग में बदल जाती है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि क्षारीय विलयन में जब हल्दी को मिलाया जाता है तो कौन से रंग में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग में बदल जाती है क्षारीय विलयन में हल्दी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें क्षार का, तो क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, और वहीं अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिए। बात करें आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो तुलसी को। जी हाँ, तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें
और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।